हेलो एवरीवन, बात करने वाले हैं आज डिविडेंड्स एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स के बारे में। डिविडेंड क्या है, कितना रेट में डिविडेंड मिलेगा, क्या डिविजिबल प्रॉफिट्स रहेंगे कंपनी पर्सपेक्टिव से। ये बड़ा ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है हर किसी के लिए। तो आज अपने इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट में क्या रूल्स बताए गए हैं, क्या लॉज फ्रेम किए गए। शुरू करने से पहले मेरा नाम पूजा सिन्हा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है इसके अंदर जो बेस लाइन है वो ये है कि कितना डिविडेंड आप दे सकते हैं। तो डिविडेंड आप दे सकते हैं कब? प्रॉफिट के सिचुएशन में, लॉस के सिचुएशन में। प्रॉफिट में क्या कोई रेट नहीं है, आपको जितना मन आप उतना डिक्लेयर कर दीजिए। कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अप्रूव करता है? एजीएम में अप्रूव होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आपके कंपनी का हो रहा है तो आप उस रेट कोई प्रिस्क्राइब नहीं, आप कोई भी रेट का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके लॉस हो गया तब आपको क्या करना है, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स जो हैं आप उनका एवरेज रेट ले लीजिए। 3 प्रीसीडिंग ईयर्स जो है उनका जो एवरेज रेट आता है वो आपको मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम रेट है, उतना ही आप दे सकते हैं अगर आपका लॉस हो गया। अब ये एरिया ऑफ थॉट है कि अगर 3 साल में कंटिन्यूसली लॉस हुआ है तो क्या होगा। तो भाई अगर आपके 3 साल से लॉस हो रहा है और इस साल फिर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको डिविडेंड अमाउंट देने से पहले कंसीडर करना है कि आपके पीएल में से प्रॉफिट के सिचुएशन में। प्रॉफिट के सिचुएशन का मतलब ये है कि आपको नॉर्मली डिविडेंड रेट आपने जो डिक्लेयर किया है उसके बेसिस पे आपको देखना है कि आपको क्या क्या हटाना था और क्या क्या नहीं हटाना था। आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट हटाना था, अगर एरियर्स है आपको वो हटाना था, और अगर कोई अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपकी कंपनी को दिया है आपको वो अमाउंट इंक्लूड करना है। क्या नहीं हटाना है? अनरियलाइज गेन्स, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन इन एसेट्स, इस तरीके के जो भी आपके रिसिप्ट्स हैं उसको आपको नहीं हटाना है, वो डिविडेंड में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं लॉस की तरफ। लॉस में क्या है, आपको अगर इस साल आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप अपने पीछे के 3 साल को देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर आपके जो एवरेज रेट आते हैं ना, आपको उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो अपने पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 1/10 ही आप दे सकते हैं। अगर ये भी आपसे पॉसिबल नहीं है, अगर इसमें भी आपका डिविडेंड नहीं सही से निकल पा रहा है, तब आप क्या करेंगे कि आपको चेक करना है कि ये जो आपने अमाउंट निकाला है यहाँ से, वो निकालने के बाद पेड अप शेयर कैपिटल का 15% रिजर्व में अवेलेबल है या नहीं। ये सारे कंडीशंस जब फुलफिल हो जाते हैं तब आप अपने लॉस में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला। अगर किसी कंपनी का लॉस हो रहा है एंड स्टिल उसने बोला है कि उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले तो वो मैक्सिमम रेट जो डिक्लेयर कर सकता है वो होगा एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। ठीक है, लॉस को कंसिडर आपको करना है। एंड उसके बाद आपको क्या देखना है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 1/10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये अमाउंट और ये कॉलम देखने के बाद आपके रिजर्व बैलेंस में जितना पैसा निकाला गया है वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है या नहीं। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होते हैं तब आप डिविडेंड दे सकते हैं। आगे देखते हैं। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको करना है डिविडेंड डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन प्रोसेस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि पहले बोर्ड में अप्रूव होता है, पहले प्रपोज होता है, देन शेयर होल्डर्स, फिर एजीएम, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें नहीं घुसते हुए सीधा सा देखते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है। जो अमाउंट हो गया उसको आपको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब सेपरेट अकाउंट का बात हुआ तो एक अकाउंट भी क्रिएट होगा, ये भी एक प्रोसेस है। अब ये कितने दिन में हो जाना चाहिए? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उससे 5 दिन के भीतर भीतर सारे अमाउंट आपके वो जो सेपरेट अकाउंट में है उसमें ट्रांसफर हो जाना चाहिए। एंड देन फिर जो डिटेल्स है वो शेयर होल्डर के डिटेल्स निकाल के आप सबको पेमेंट कर दीजिए। कंप्लीशन ऑफ पेमेंट हो गया, कंप्लीशन ऑफ पेमेंट हो गया। अब डिक्लेरेशन जिस दिन हुआ एंड पेमेंट जिस दिन कंप्लीट हुआ उसमें कितना फासला होना चाहिए? 30 डेज का। अगर ये कहीं पे भी टूट जाता है, लाइक 30 डेज को अगर आपने ओवर रूल कर दिया, 5 डेज को ओवर रूल कर दिया, तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज है, वो हम आगे से देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले होती है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इनटू सेपरेट अकाउंट, ये 5 दिन के अंदर हो जाएगा। एंड देन फाइनली कंप्लीशन ऑफ पेमेंट। कंप्लीशन ऑफ पेमेंट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से 30 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा। अब सारे अमाउंट जो हैं वो तो शेयर होल्डर के पास नहीं जाएंगे, कुछ डिक्लेयर अनक्लेम्ड रह जाएंगे, कुछ डिस्प्यूटेड रह जाएंगे। तो डिस्प्यूटेड के केस में सीजी देखेगा किसको क्या देना है, नहीं देना है। एंड अगर वो अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाता है तो आप उसको एक अलग से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कब तक आपको करना है? 7 डेज के अंदर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अनपेड डिविडेंड्स रह गए हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको डिटेल्स निकालना है। ये डिटेल्स आपको अनक्लेम्ड अमाउंट जिस दिन रह गया है उस दिन से डिटेल्स आपको 90 डेज के अंदर निकाल लेना है। 90 डेज के भीतर भीतर आप सारे शेयर होल्डर्स को दोबारा से ट्रेस अप करने का कोशिश कीजिए कि कहाँ है वो अमाउंट ले लें जो उनका है। एंड ये प्रोसीजर आपको 7 ईयर्स तक करना है। 7 ईयर्स के भीतर भीतर अगर शेयर होल्डर्स ने क्लेम किया अपना अमाउंट तो उनको दे देंगे, अगर नहीं किया तो वो सारा अमाउंट इन्वेस्टर्स एडुकेशन फंड एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से पूरा चेंज चलता है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट डेज का सिग्निफिकेंस है।
सबसे पहले होगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फिर उसको करेंगे ट्रांसफर, अमाउंट जो है उसको ट्रांसफर करेंगे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 डेज के अंदर, एंड फिर कर देंगे पेमेंट। पेमेंट आपको डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 डेज के भीतर भीतर करना है। उसके बाद कुछ अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाएगा, उसको आपको करना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर, ये आपको 7 डेज के अंदर करना है। फिर जो भी डिटेल्स हैं शेयर होल्डर्स के, आपको उनको ढूंढना है, कोशिश करना है कि उनके पास चले जाए पैसा। आपको उनको नोटिस देना है कि भैया आप अपना अमाउंट आकर के ले लीजिए। ये आपको प्रोसेस कब कब करना है, कितने दिन में करना है? अनक्लेम्ड अमाउंट जिस दिन से ट्रांसफर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में होना शुरू हो जाएगा उस दिन से 90 डेज के अंदर अंदर कर लेना है। एंड यहाँ पर इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा 7 साल तक, और उसके बाद 7 साल के बाद भी अगर शेयर होल्डर्स ने नहीं लिया तो वो चले जाएगा इन्वेस्टर्स एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। आगे देखते हैं पनिशमेंट क्या है। अगर ये स्कीम में कहीं पर डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको जिस डायरेक्टर की वजह से ये डिफ़ॉल्ट हुआ है उस डायरेक्टर को 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड फाइन हो सकता है मिनिमम 1000 पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर स्कीम में डिफ़ॉल्ट किया है तो जिस डायरेक्टर ने किया है उसको इम्प्रिजनमेंट होगा एंड फाइन चढ़ेगा 1000 रुपये पर डे का। एंड इससे अलग कोई भी अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो आप कंपनी को लग जाएगा 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। ये पनिशमेंट है। आगे देखते हैं डिविडेंड आपको कैसे देना है, मोड क्या रहेगा। आप कैश में दे सकते हैं, चेक में दे सकते हैं, वारंट्स इशू कर सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड है। अब ये कैश कैसे रह गया? जब कंपनीज एक्ट बना था तब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोड यूसेज में नहीं था ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उस टाइम पे कैश डिविडेंड ही दिया जाता था। तो अब जब इतना सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो ये कैश को हटाया नहीं, तो ये इसलिए लिखा गया। किसको आप देंगे डिविडेंड? रजिस्टर होल्डर को देंगे, या अगर रजिस्टर होल्डर ने किसी को कह दिया देने के लिए आप उसको दे देंगे। एंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर होते हैं, आपके सेविंग्स में, आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जो आपका डिविडेंड अकाउंट है जो स्पेशली आपने डिविडेंड रिसीव करने के लिए ही बनाया है, उसी अकाउंट में पैसे जाएंगे। आगे देखते हैं। अब कंपनी का प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले बोर्ड में इस बारे में बात तो होगी कि रिजर्व में पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं, कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है। अब इसके बाद आपको देखना है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सही है या नहीं, डिबेंचर्स को इस बार पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, वो देख लेंगे। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए भी आपको पहले से प्रोविजन कर लेना है। ये सारा डिविडेंड डिक्लेरेशन वगैरह किस रेस्पेक्ट में बात हो रहा है? इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए तो ऑलरेडी अलग से आपको उसमें बताया ही गया है कि इतना अमाउंट तो आपको दे देना है। आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपको पहले पे करना ही है। तो ये सारा जो भी बात हमारा हो रहा है ये इक्विटी डिविडेंड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। आगे देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है। आ जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? एंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। एंटरिम डिविडेंड क्या होता है? 2 एजीएम के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट इज एंटरिम डिविडेंड। कैसे ये रेगुलराइज्ड होता है? डायरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रपोज करते हैं एंड एजीएम में रेगुलाइज हो जाता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो भी उस पर दोबारा से सोचने की जरूरत है, ये सारी बातें एजीएम में डिसाइड हो जाती है। फाइनल डिविडेंड क्या है? जो आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है या जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है वो अप्रूव हो जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा। एजीएम में कौन प्रपोज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये हो जाता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब इंटरिम डिविडेंड प्लस फाइनल डिविडेंड। आगे देखते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आपके पीएनएल में जो सरप्लस है आप उससे डिविडेंड निकाल लीजिए, आपके करंट ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड निकाल लीजिए, और जो भी एडजस्टमेंट्स ऊपर बोले ना कि 10% आपको निकालना है, 1/10 ही देना है, 15% रिजर्व बैलेंस मेंटेन करना है, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रिजर्व अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए प्रोपोर्शन बोला गया वो कर दीजिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे होने चाहिए, प्रोविजनिंग कर लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। तो ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो करने के बाद आपके जो भी अमाउंट आता है, जो भी प्रपोज अमाउंट आता है, आप उसको पे कर दीजिए, डिविडेंड को पे कर दीजिए। दैट इज सोर्सेज। ये सारे सोर्सेज है कि कहाँ से पैसे आएंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। आगे देखते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टर्स एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। वो पैसे जो अनक्लेम्ड रह जाते हैं 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स के बाद वो सारे पैसे आ जाते हैं इन्वेस्टर्स एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। बट क्या यहाँ पर पैसे सिर्फ वो अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड होते हैं? नहीं, आपके पास इसमें और भी पैसे आते हैं। कहाँ से आएंगे? आपके मेच्योर डिपॉजिट्स में से आएंगे, मेच्योर डिबेंचर्स जो अनक्लेम्ड रह जाएंगे वो आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोनेशन एंड ग्रांट्स दे दिए इसमें पैसे डालने के लिए तो आ जाएंगे वहाँ से। अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से अगर कोई इंटरेस्ट या किसी तरीके का कोई इनकम आता है तो यहाँ चला जाएगा। एंड अगर कोई मनी एप्लीकेशन मनी हो गया है एंड रिफंड नहीं किया है तो वो यहाँ रहेगा इन्वेस्टर्स एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पे पैसे आने के बाद आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है हमें कमेंट करके पूछिए, एंड तब तक पढ़ाई करते रहिए। हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय।